तो स्टूडेंट्स, हमने क्लास के अंदर जो है वो चैप्टर 1 से लेके 3 तक के एमसीक्यूज जो है वो कंप्लीट कर लिए थे। अब जो है वो फोर्थ चैप्टर से हम स्टार्ट ले रहे हैं। फोर्थ चैप्टर के कितने एमसीक्यूज हैं वो देख लेते हैं और उन्हें कवर कर लेते हैं। ठीक है। चैप्टर नंबर 4 जो है इसका नाम है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, यानी कि फोर्स, ऐसी फोर्सेस जो चीज़ों को टर्न कर दें, और ऐसे फोर्सेस को हम टॉर्क भी कहते हैं। तो चैप्टर नंबर 4 उन्हीं फोर्सेस और टॉर्क के बारे में है। पहला एमसीक्यूज है अ पेयर ऑफ अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैविंग डिफरेंट लाइंस प्रोड्यूस डैश। वो कह रहे हैं कि दो फोर्सेस हैं जो हैं तो अनलाइक। अनलाइक का मतलब है अगर एक ऊपर एक्ट कर दिए तो एक नीचे एक्ट कर दिए, लेकिन हैं दोनों पैरेलल। पैरेलल का मतलब एक लाइन में। तो वो कह रहे हैं दीज टू लाइंस क्या प्रोड्यूस करती हैं? दीज टू लाइंस प्रोड्यूस इक्विलिब्रियम, टॉर्क, कपल या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो देखिए सिंपल दो तरीके हैं इस एमसीक्यूज को आंसर करने के। एक तो ये लफ्ज देखें, यहां लिखा हुआ है पेयर का। पेयर किसे कहते हैं? दो चीजों को। और यहां इन चारों टर्मिनोलॉजीज में कपल, कपल भी दो चीजों को कहते हैं। तो वैसे आंसर हमें पेयर के लफ्ज से भी दिख रहा है कि कपल इसका आंसर होना चाहिए। लेकिन एक दफा इसको थोड़ा सा समझ भी लेते हैं। देखिए, ये कह रहा है आपसे कि अगर एक ऑब्जेक्ट को घुमाने के लिए या एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक ही टाइम पर दो फोर्सेस लग जाएं कुछ इस तरीके से कि वो दोनों हो तो स्ट्रेट लाइन में, मगर उनकी डायरेक्शन अपोजिट हो, तो ऐसी फोर्सेस को हम क्या कहते हैं? ऐसी फोर्सेस को हम कपल कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे गाड़ी का स्टीयरिंग घुमाने के लिए हम दोनों हाथों से फोर्स लगाते हैं, और अगर हम लेफ्ट टर्न करते हैं तो हमारा लेफ्ट हैंड नीचे जाता है और राइट हैंड ऊपर की तरफ जा रहा होता है। तो ये जो दो अनलाइक फोर्सेस हमने लगाई हैं, इन दोनों फोर्सेस को मिलाकर फिजिक्स में क्या कहते हैं? कपल कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है कपल। एमसीक्यूज नंबर 2 है हेड टू टेल रूल कैन बी यूज टू ऐड डैश फोर्सेस। हेड टू टेल रूल कितनी फोर्सेस को ऐड करने के लिए इस्तेमाल होता है? अब यहां पर देखें, हेड टू टेल रूल होता क्या था? एक वेक्टर यहां पर है, वेक्टर ए, और एक वेक्टर है वेक्टर बी। मुझे इन दोनों को अगर जोड़ना है तो उसके लिए जो मेथड है हमारे पास उसका नाम है हेड टू टेल रूल। लेकिन दिखने में हमें ऐसा लगता है कि यार हेड टू टेल रूल सिर्फ दो ही वेक्टर्स पे अप्लाई हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। काफी स्टूडेंट्स को लग सकता है कि इसका आंसर 2 है, मगर इसका आंसर है एनी नंबर ऑफ फोर्सेस। हेड टू टेल रूल से हम जितनी चाहे उतनी फोर्सेस को ऐड कर सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन makes an angle of 60 degree with horizontal, its vertical component will be। वो कह रहा है एक फोर्स है जो 15 न्यूटन का एंगल बना रही है और 60 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रही है। 15 न्यूटन की फोर्स 60 डिग्री का एंगल बना रही है। हमें बताना है इट्स वर्टिकल कंपोनेंट विल बी। सबसे पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा वर्टिकल कंपोनेंट किसको कहते हैं। तो वर्टिकल कंपोनेंट हम लोग कहते हैं एफ वाई को। तो हमें एफ वाई निकालना है। एफ वाई निकालने का फॉर्मूला याद करें, एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। इसका मतलब है मुझे फोर्स को साइन 60 से मल्टीप्लाई करना है सिर्फ। तो हम जरा इसको करके देख लेते हैं। 15 को साइन 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 13 न्यूटन। कितना आ जाएगा? 13 न्यूटन। तो इसका आंसर एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा से निकालना है और आंसर आएगा 13 न्यूटन। एमसीक्यूज नंबर 4 है अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन इट हैज डैश। अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन इट हैज डैश। इसका क्या मतलब हुआ? इक्विलिब्रियम कहते हैं इक्वल हो जाना। आसान लफ्जों में इक्विलिब्रियम कहते हैं जब बॉडी या तो रेस्ट पर आ जाए या यूनिफॉर्म स्पीड के साथ चलने लगे। इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन क्या है? इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट इन विच अ बॉडी कम्स एट रेस्ट और मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड। यानी या तो बॉडी रुक जाए तो वो इक्विलिब्रियम में कहलाती है, और या वो एक ही स्पीड से चलती रहे तब वो इक्विलिब्रियम में कहलाती है। अब वो कह रहा है कि यार बॉडी इज एन इक्विलिब्रियम व्हेन इट हैज क्या? व्हेन इट हैज डैश। उसके पास क्या हो तो बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम के अंदर होती है। तो अब यहां पर हमें याद रखना पड़ेगा कि बॉडी इक्विलिब्रियम के ऊपर तब होती है जब उसकी एक्सेलरेशन जीरो हो। जब उस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन जीरो हो। बॉडी रेस्ट पर है तो भी इक्विलिब्रियम पर है, और यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है तो भी इक्विलिब्रियम पर है। तो दोनों आंसर तो सही नहीं हो सकते। तो इसीलिए जो असल आंसर है वो यही है कि बॉडी के पास एक्सेलरेशन नहीं होनी चाहिए,
और जब बॉडी रेस्ट पे होती है तब भी उसकी एक्सेलरेशन जीरो होती है, और जब बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से चलती है तब भी उसकी एक्सेलरेशन जीरो होती है। तो ये वाला ऑप्शन दोनों बातों को कवर कर रहा है, इसीलिए आंसर ए नहीं है, डी है, जीरो एक्सेलरेशन। क्वेश्चन नंबर 5, अ बॉडी इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। अ बॉडी इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम आफ्टर स्लाइट टिल्ट इफ इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। वो कह रहा है बॉडी जो है वो हम कहते हैं कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, अगर उसे थोड़ा सा टेढ़ा कर देने के बाद भी क्या हो, उसे टेढ़ा कर देने के बाद भी क्या हो। ऑप्शन नंबर ए, रिमेन्स अबव द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी अभी भी वो जहां उसे टच किया गया है वहीं पर वापस आ जाए। रिमेन्स ऑन वन साइड ऑफ द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, वो कह रहे हैं अगर उस बॉडी का जो वो है, जो इस बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, वो एक सिंगल पॉइंट पे चला जाए या किसी साइड के पॉइंट पे चला जाए, पासिस ओवर द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ही निकल जाए, और इज एट लोवेस्ट पोजीशन या सबसे नीचे हो, तो असल में बॉडी इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम आफ्टर स्लाइड टिल इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी रिमेन्स अबव द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, रिमेन्स अबव द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसका आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 6, अ बॉडी इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अ बॉडी इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अच्छा, बॉडी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में कब होगी? पासिस ओवर द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जब उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पास होके निकल जाए, पासिस ओवर द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी सही है 6 का। क्वेश्चन नंबर 7, अ बॉडी इज इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। और बॉडी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में कब होगी? व्हेन इट सेंटर ऑफ ग्रेविटी रिमेन्स एट सेम हाइट, जब उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा सेम हाइट के ऊपर ही रहता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, बंसन बर्नर इज मेड स्टेबल बाय। बंसन बर्नर को स्टेबल बनाने के लिए हम क्या करते हैं? इंक्रीजिंग इट्स लेंथ, इंक्रीजिंग इट्स मास, डिक्रीजिंग इट्स बेस, इंक्रीजिंग इट्स बेस। अच्छा, अब देखिए यहां पढ़ने इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट को। सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि चीजों की अगर बेस छोटी हो तो वो आसानी से गिर जाती है। मिसाल के तौर पर कैंडल है, कैंडल को हल्का सा भी हाथ लगे तो वो गिर जाती है, क्योंकि उसकी बेस बहुत छोटी है, उसके जो नीचे का हिस्सा है वो बहुत छोटा है। अगर उस हिस्से को बड़ा कर दिया जाए तो फिर बॉडीज गिरना बंद हो जाती हैं। जैसे एक टेबल है, टेबल का जो नीचे का पार्ट है, नीचे का जो बेस है, वो काफी लंबा है, इसी वजह से वो इतनी जल्दी से फ्लिप नहीं होती, इतनी आसानी से गिरती नहीं है। तो बेटा बॉडी की बेस इंक्रीज करने से वो स्टेबल हो जाती है, तो इसका आंसर क्या है? इंक्रीजिंग इट्स बेस एरिया, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 है, अ टाइट रोप वॉकर कैरिंग अ लॉन्ग पोल, कैरीज अ लॉन्ग पोल। वो कह रहे हैं कि एक जो रस्सी पर जो करतब दिखाते हुए चलता है जो वॉकर, तो वो अपने हाथ में एक डंडे को रखता है। क्यों रखता है? इंक्रीज हिज वेट्स, रेज हिज सेंटर ऑफ ग्रेविटी, लोअर हिज सेंटर ऑफ ग्रेविटी, या कीप हिज सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन फिक्स पोजीशन। तो वो ये काम इसलिए करता है टू लोअर हिज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। किस लिए करता है? टू लोअर हिज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसका सी ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर डी, स्टेबिलिटी ऑफ अ रेसिंग कार इज इंक्रीज बाय। वो कह रहे हैं कि जो है वो एक रेसिंग कार को स्टेबल बनाने के लिए क्या किया जाता है? देखिए बेटा, हमेशा याद रखिएगा, किसी भी बॉडी को अगर स्टेबल बनाना है, फिक्स बनाना है, वो गिरे नहीं बार बार, तो हमेशा इसका ऑप्शन यही रहेगा, लोअर सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो जैसे 9 के अंदर लोअर सेंटर ऑफ ग्रेविटी था, 10 के अंदर भी इसका आंसर सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोअर पोजीशन पर ही करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक है, सही है। यहां पर चैप्टर नंबर 4 के सारे एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए। 5 पे चलते हैं। चैप्टर नंबर 5 जो है यह है फोर्सेस एंड मैटर के बारे में। ये चैप्टर है फोर्सेस के बारे में। तो इस चैप्टर के एमसीक्यूज को भी एक दफा पढ़ लेते हैं। द स्प्रिंग इन ब्रेक्स एंड क्लचेस आर यूज्ड। वो कह रहा है कि जो क्लच होते हैं, ब्रेक होते हैं, इनमें स्प्रिंग क्यों यूज करते हैं? टू रिस्टोर इट्स ओरिजिनल पोजीशन, यानी कि चीज वापस जा अपनी जगह पे आ जाए। टू मेजर फोर्सेस, इससे हम फोर्स कैलकुलेट कर लें। टू एब्जॉर्ब शॉक, इससे हम शॉक को बचा लें। और फोर्थ, टू एब्जॉर्ब स्ट्रेन एनर्जी। तो देखिए सिंपल सा आंसर है, हम ब्रेक और क्लचेस के अंदर स्प्रिंग को लगाते हैं रिस्टोर करने के लिए अपनी पोजीशन को। गाड़ी नीचे चली गई गड्ढे में तो स्प्रिंग जल्दी से ऊपर ले आता है इसको। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ द मटेरियल रिकवर्स द ओरिजिनल डायमेंशन when an external force is removed this deformation is known as। वो कह रहे हैं एक बॉडी को मैंने खींचा और छोड़ा तो वो अपनी जगह पर वापस आ गई, इस तरह के डिफॉर्मेशन को क्या बोलते हैं?
ऐसी डिफॉर्मेशन को हम कहते हैं इलास्टिक डिफॉर्मेशन। ऐसी चीजों को हम इलास्टिक बोलते हैं जिन्हें आप धक्का दो तो वापस आ जाएं, दबाओ तो वापस उड़ जाएं। जैसे मिसाल के तौर पर एक गद्दा या फॉर्म है, या एक क्रिकेट बॉल जो होती है, टेनिस बॉल, उसे जब दबाते हैं तो रिलीज करने पे वो वापस अपनी जगह में आ जाती है, वापस अपने साइज की हो जाती है। तो ऐसे डिफॉर्मेशन को हम कहते हैं इलास्टिक डिफॉर्मेशन, जिसमें चीज वापस अपनी ओरिजिनल हालत में आ जाए। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर इलास्टिक? वो कह रहा है इनमें से कौन सा मटेरियल सबसे ज्यादा इलास्टिक है। देखिए हमेशा याद रखिएगा, इलास्टिक मटेरियल वो होता है जो बहुत मजबूत हो। तो रबर मजबूत है, ग्लास मजबूत है, वुड मौजूद है, या स्टील मौजूद है? तो आंसर सिंपल है, स्टील इज द राइट आंसर। स्टील जो है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए सबसे ज्यादा इलास्टिसिटी भी स्टील के पास ही होती है। ठीक है। 4 है, इफ अ स्प्रिंग स्ट्रेचेज इजिली देन इट्स स्प्रिंग कांस्टेंट हैज डैश। अगर एक स्प्रिंग बड़ी आसानी से खिंच जाता है तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट यानी के किस वैल्यू का है? लार्ज वैल्यू का है, कांस्टेंट का है, या स्मॉल वैल्यू का है? तो हमेशा याद रखिएगा, जो स्प्रिंग इजीली खिंच जाते हैं उनके के की वैल्यू स्मॉल होती है, और अगर ये इजीली स्ट्रेच ना होता तो के की वैल्यू लार्ज होती, लेकिन अभी इजीली स्ट्रेच हो रहा है, तो बी इज द राइट आंसर, स्मॉल वैल्यू। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द यूनिट फॉर स्प्रिंग कांस्टेंट? आपने पढ़ा था कि का यूनिट जो था वो था न्यूटन पर मीटर। न्यूटन पर मीटर यानी कि सी। क्वेश्चन नंबर 6 है, द स्प्रिंग ओबेज हुक्स लॉ फॉर द अर्लियर एक्सटेंशंस एंड व्हेन द स्प्रिंग बिकम्स डैमेज्ड इट डज नॉट अपीयर टू डू सो। फिगर 5.12 estimate from graph after addition of which weight the spring damaged। वो कह रहा है कि स्प्रिंग जो है वो हुक्स लॉ को फॉलो तो करता है, लेकिन एक टाइम तक ही फॉलो करता है। आप स्प्रिंग को खींचो वापस आ जाएगा, स्प्रिंग को खींचो वापस आ जाएगा, लेकिन एक पॉइंट आता है जब उसे मजीद खींचोगे तो अब वो वापस आने की जगह टूट जाएगा या खिंच जाएगा, खराब हो जाएगा। तो वो कह रहा है इस डायग्राम में देख के बताओ किस फोर्स पर ऐसा हुआ है। तो देखो यहाँ पे अभी खिंच रहा है, अभी खिंच रहा है, अभी खिंच रहा है, यहाँ आके ये खिंचना बंद हो गया, यहाँ पर इसकी लाइन स्ट्रेट हो गई है, तो ये वाली फोर्स ऐड कर लें, पढ़ लें। ये है 1.5 की फोर्स। कितनी है? 1.5 की फोर्स। तो 1.5 इज दी राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ प्रेशर? वो कह रहा है इनमें से क्या जो है वो प्रेशर का यूनिट नहीं है। देखिए पास्कल भी है, एटमॉस्फेयर भी है, बार भी है, न्यूटन नहीं है। न्यूटन किसका यूनिट है? फोर्स का यूनिट है। Question number 8, if a metal block applies a force of 20 Newton on an area of 5 centimeter square, find the pressure being applied by the block on the area। तो यहाँ पर फोर्स गिवन है 20 न्यूटन की और 5 का एरिया गिवन है। प्रेशर का फॉर्मूला हमें पता है F अपॉन ए। तो 20 को 5 से डिवाइड कर लें, जो आंसर आएगा 4 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। 9 लास्ट जो है वो है, द फिगर 5.13 shows a container with 3 sprouts। The container is filled with water. Jets of water pour out of the sprouts. Why does the jet of water from the bottom sprouts goes further from the container? वो कह रहा है कि अगर आपने एक कंटेनर में जगह जगह होल्स बना दिए तो नीचे वाले होल से जो वाटर निकल रहा है सबसे ज्यादा प्रेशर उसका है, बीच वाले का मीडियम है, और ऊपर वाले का सबसे कम है। ऐसा क्यों? तो देखिए हमेशा याद रखिएगा, जितनी डेप्थ होती है उतना प्रेशर होता है। जितनी डेप्थ होती है, जितना आप डीप जाओगे उतना ही प्रेशर मिलेगा। प्रेशर इंक्रीजेस विद डेप्थ, प्रेशर इंक्रीजेस विद डेप्थ। तो ये बी ऑप्शन इसका सही है, जितना नीचे उतना ज्यादा प्रेशर। ठीक है। तो यहां पर चैप्टर ये 5 भी क्लोज हो गया। चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 6 है ग्रेविटेशन, और सबसे ज्यादा एमसीक्यूज इसी के हैं। टोटल 19 एमसीक्यूज हैं चैप्टर में, तो हम स्टार्ट कर देते हैं इसको भी। द मोशन ऑफ अ फॉलिंग बॉल टुवर्ड्स अर्थ इज ड्यू टू डैश। वो कह रहा है कि एक बॉल जब जमीन पे गिरती है तो ये जो गिर रही है किसकी वजह से गिर रही है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से गिर रही है, वेटलेसनेस की वजह से गिर रही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से गिर रही है, या बोथ ए एंड बी की वजह से गिर रही है? तो इसका आंसर जो है वो सिर्फ एक ही सही है। कौन सा? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। वेटलेसनेस का मतलब होता है वजन का खत्म हो जाना। अगर वेटलेसनेस की वजह से गिरती तो हवा में उड़ जाती, वो तो चीजें जब हल्की हो जाती हैं वो नीचे थोड़ी गिरती हैं। तो ए तो बिल्कुल नहीं हो सकता था। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 2 है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होल्ड्स बिटवीन एवरी ऑब्जेक्ट ऑन द डैश। वो कह रहा है कि न्यूटन का लॉ कहाँ पे अप्लाई हो सकता है, अर्थ पे, मून पे, जुपिटर पे या पूरी कायनात पे। तो पूरी कायनात पे बेटा, आप मून पे भी चले जाओ, वहां पर भी न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वर्क करता है। ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ जी, जी की वैल्यू कितनी होती थी, 6.63 एक्सपोनेंट -11। तो देखिए -11 यहां भी है, -11 यहां भी है, दो ऑप्शन सही लग रहे हैं। अब हमें यूनिट पढ़ना है। यूनिट होता था न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो हम देखते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर कहाँ लिखा हुआ है, वो इसका राइट यूनिट होगा। मेरे ख्याल में इसके अंदर यहां पर जो यूनिट लिखा हुआ है ये रहा, ये यूनिट सही लिखा हुआ है ए। ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर। 4 है ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ इज डायरेक्टेड, यानी जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड है वो किस तरफ डायरेक्टेड है, उसकी डायरेक्शन किस तरफ है, टुवर्ड्स द अर्थ, टुवर्ड्स द सन, टुवर्ड्स द मून, टुवर्ड्स अवे फ्रॉम द अर्थ। तो कहां होगी ग्रेविटेशनल फील्ड, कहां खींचती है अर्थ की तरफ, टुवर्ड्स द अर्थ। तो 4 का आंसर ए है, टुवर्ड्स द अर्थ। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। डैश वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, जिसने ग्रेविटी का लॉ दिया, न्यूटन ने। ठीक है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, न्यूटन के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से फोर्स किसके बराबर है। तो देखें, इसमें हमने दो बातें पढ़ी थी। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m1 m2 के, और फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। तो दोनों ही ऑप्शन सही है, ए एंड बी, ये इनका सही आंसर है। ठीक है। 7 पे आ जाते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स इज है, कैसी ग्रेविटेशनल फोर्स, कैसी फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, 7 का बी राइट आंसर है। ठीक है। 8 पे आ जाते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डैश रिमेन्स कांस्टेंट एवरीवेयर। इनमें से किसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है। देखिए, छोटा जी जो है इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है मून पे, मार्स पे, लेकिन कैपिटल जी की कभी चेंज नहीं होती। तो यही राइट आंसर है। ठीक है। ग्रेविटेशन फोर्स इज डैश ऑफ द मीडियम बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स। ग्रेविटेशन फोर्स एक ऑब्जेक्ट के दरमियान कैसी है, डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, या बोथ एंड भी है, नन ऑफ दीज है। तो इंडिपेंडेंट है। ग्रेविटेशन फोर्स इंडिपेंडेंट है, सब पे अप्लाई होती है, वो बॉडीज को नहीं देखती। नियर अर्थ सरफेस, जी की वैल्यू कितनी है, तो ये सिंपल आपने पढ़ा होगा, 10 होती है। 9.8 भी कह सकते हैं इसको, अगर ऑप्शन में 9.8 होता और 10 ना होता तो हम उसको क्लिक कर दे। ठीक है। 11th क्वेश्चन है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज कंसिस्टेंट विद न्यूटन्स डैश लॉ। न्यूटन का जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है इसका ताल्लुक किस लॉ से है, तो थर्ड लॉ से है। यानी हर एक्शन का रिएक्शन होता है, ये न्यूटन के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से डायरेक्ट ताल्लुक रखता है। ठीक है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12 है, स्प्रिंग बैलेंस इज यूज टू मेजर व्हाट। स्प्रिंग बैलेंस से, यानी ये जो कांटा होता है वजन नापने का, इससे हम क्या नापते हैं, मास, वेट, इलेक्ट्रिसिटी, डेंसिटी। तो अपना वेट नापते हैं, क्या नापते हैं, वेट नापते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, योर वेट इज मेजर्ड ऑन अर्थ विल बी डैश ऑन मून। आपका वेट जो अर्थ पर मेजर किया है वो मून पर कैसा होगा। तो आपको पता होगा मून के ऊपर जाने के बाद आपका वेट डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि मून पे ग्रेविटी कम है, तो आपका वेट डिक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट। ठीक है। मास ऑफ अर्थ ये था 6.0 एक्सपोनेंट 24 kg, तो ये रहा ऑप्शन नंबर बी। डैश इज अ नेचुरल सैटेलाइट। किस चीज को हम नेचुरल सैटेलाइट मानते हैं, मून को मानते हैं। मून अर्थ के अराउंड एक नेचुरल सैटेलाइट है। A communication satellite completes in one revolution around the earth in dash hours। एक सैटेलाइट जो है वो जमीन का चक्कर कितनी देर में लगाती है, पूरे 24 घंटे में, पूरे एक दिन में, 24 आवर्स में। ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट इज डैश ऑन मास। वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट यानी सैटेलाइट की जो स्पीड होती है वो मास पे डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, इक्वल है, डबल है। तो इंडिपेंडेंट है, मास पे इंडिपेंडेंट है। ए इज द राइट आंसर। ठीक है। डैश आर यूज टू पुट सैटेलाइट्स इनटू ऑर्बिट। हम सैटेलाइट्स को ऑर्बिट तक पहुंचाने के लिए क्या फेंकते हैं, रॉकेट्स फेंकते हैं। ऑप्शन सी। द क्रिटिकल वैल्यू वी सी, वी सी इज इक्वल टू, अच्छा ये जो है वो डेरिवेशन का एक पार्ट था, और इसका आंसर होता है अंडर रूट जी आर। अंडर रूट जी आर इसका आंसर होता है क्रिटिकल वेलोसिटी का। तो ये ऑप्शन सी आप नोट कर लीजिए, ये इसका आंसर है। यहां तक चैप्टर 6 के तमाम एमसीक्यूज कंप्लीट हो चुके हैं। इस वीडियो में मैंने 4th चैप्टर से लेके 6th चैप्टर तक के एमसीक्यूज को कवर करवाया है। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर 7 से लेके 9 चैप्टर को हम दोबारा कवर करेंगे। ठीक है।